जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं के गौतम साहब, पूर्व वित्त मंत्री बैसपा सरकार और विधानसभा परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करेंगे उनसे। दिल्ली आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने इतना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो तक आए। थैंक यू। तो मैं साहब के बारे में कुछ और भी थोड़ा सा पहले बताना चाह रहा हूँ। वो मंत्री भी रहे और इतने बड़े बड़े पदों में पार्टी में भी उन्होंने बड़ा काम किया और समाज के प्रति कोई भी उनके अंदर आपको घमंड नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी। जिस तरह से एक बड़े मुकाम पर नेताओं में पहुंचने के बाद आ जाती है, इस चीज़ को मैं कई साल पहले मैं लखनऊ गया तो तब मैंने वहाँ उस चीज़ का एहसास किया। और वो वहाँ उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, गाड़ी से लेकर के जो भी मुझे वो मदद कर सकते थे, आर्थिक तौर पर भी जिस तरह की मदद कर सकते थे समाज के काम करने के लिए उन्होंने की। और ऐसा हमारे बहुजन नेताओं में देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है जब उनको राजनीतिक कामयाबी मिल जाती है। अक्सर मैंने देखा है, मंत्री साहब माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं ये आपके डेजिग्नेशन के लोगों पर मैं सवाल कर रहा हूँ, तो उनमें एक ईगो आ जाती है, कार्यकर्ताओं से मिलना पसंद नहीं करते हैं। और ख़ास तौर से बैसपा के तो अंदर मैंने भी 35-40 साल काम किया है, यह मैंने वहाँ पर भी देखा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं अभी एक चैनल पर आपकी डिबेट देख रहा था, नेशनल चैनल पर। हम उसको चैनल का नाम ना प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि लोग हम क्यों बढ़ाएं उसके व्यूअर्स को, तो हमारी सोच बड़ी डिफरेंट है। तो वहाँ पर भी आपके साथ जो डिबेट उसमें थी पैनल के अंदर, वहाँ पर कुछ आरएसएस के भक्त या भाजपा के भक्त भी उस डिबेट में थे। और जो चैनल का मालिक है वो तो ब्राह्मण है ही है, वो तो सब माइंडसेट तो एक है ही है। तो वहाँ पर भी अभी बड़ी काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई श्री राम और भगवान के श्री राम भगवान और कॉन्स्टिट्यूशन पर। वहाँ भी काफ़ी देखा मैंने, बड़े आक्रामक थे। तो इसको श्री राम से वो क्यों वहाँ पे जोड़ना चाह रहा था? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकते हैं? देखिए, इस बहस को उसने जोड़ने की कोशिश की थी श्री राम से और हिंदुत्व से। और इनकी भाषा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे बोलने पर इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इस साथी के भी सम्मान करूंगा क्योंकि इस साथी को इसलिए सम्मान करूंगा कि पूरे मीडिया में या पूरे ये चैनल के माध्यम से देश के लोगों ने देखा होगा कि इनकी उग्र भाषा देखिए, इनका योग्यता देखिए, इनका संस्कार देखिए कि थोड़ी सी वहाँ पर उग्र हुआ आपके ऊपर, आपने जवाब थोड़ी से सच्चाई बताए गए तो उग्रवाद हो गए। इसके मतलब संविधान में न समता, न स्वतंत्रता, न बंधुता, न न्याय, कुछ नहीं मानते उनसे। बस वही मानो जो ये कहे, मतलब इनकी बात, हमारी बात मानो। तो भाई भारतीय संविधान कहता है सबकी बात मानो, सबका सम्मान करो। सारे धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ, किसी की मैं आलोचना नहीं करता, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम सारे धर्मों को अधिकार दिया। अपना पूजा करेंगे, अपना पाठ करेंगे, अपनी आस्था रखें, कोई दिक्कत नहीं है, सब करना चाहिए। हम भी अपने धर्म की बात करते हैं, अपने परिवार बात करते हैं, अपने समाज बात करते हैं जहाँ हमको मौका मिलता है। लेकिन सारे धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान करने की मतलब नहीं कि अंधविश्वास और पखंड को मानता हूँ। मैं इस अंधविश्वास पखंड को नहीं मानता क्योंकि देश में विज्ञानवाद होना चाहिए, अज्ञानवाद नहीं होना चाहिए। अज्ञानवाद के लोग, हम लोग पिछड़े हुए थे, हम लोग अधिकार सब छीना गया था अधिकार हमारा छीना गया था। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं अधिकार छीना गया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर धन्य है कि इनके पैदा होने पर हमारा अधिकार को मिला। अधिकार के मिलने के बाद हम लोग गांव में, मेरे गांव में तो बताता हूँ, मैं तो प्रतापगढ़, पैतृक मेरा घर प्रतापगढ़ में, कुंडा विधानसभा है, जहाँ पर ये हालत थी कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती मनाने में मुझे अपमानित किया गया था, मेरा हत्या करने का प्रयास किया गया था, शिवालय में जाकर कसम खाई थी। और पुंडीर, सीओ पुंडीर, कुंडा का सीओ पुंडीर था, मेरी जान बचाई थी, 2 अंगरक्षक रखा था रात में। तो हम लोग बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा गया, समझा गया, और समझने के बाद पढ़ते पढ़ते हम यहाँ दिल्ली तक आ गए कि आपके बीच में मौका मिला मुझे बात करने का। सर, एक सवाल और है। मैं आपके जब घर गया था तो आपकी जो किताबों की मैंने पूरा केबिन और किताबें देखी। ये थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगे क्योंकि ये पर्सनल से कहीं जुड़ जाता है। उसमें एक मनुस्मृति की किताब भी थी और मेरा अपना जो परसेप्शन बड़ा अलग है
कि मनुस्मृति की किताब तो क्या, रामायण की किताब, महाभारत की क्या, मैं तो इन नामों से ही मुझे नफरत है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों की वजह से कहीं ना कहीं इतने बड़े देश के 50% महिलाओं को और वंचित समाज को, यानी लगभग 80-90% समाज को गुलाम बना गया। वो किताब रखने के पीछे क्या मकसद है? ठीक है, आपने कहा। देखिए, अगर आप किताब पढ़ेंगे नहीं, मुझे याद है 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाई थी जी, है ना? ठीक है ना, मैं कहीं भूल तो नहीं रहा हूँ? बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं चलाया था, बाबा साहब अम्बेडकर के एक साथी थे ब्राह्मण समाज से, उनके हाथों से चला। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, नाम इनका, मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साथी एक नहीं थे, दो थे। एक अत्रेय जी थे, हाँ, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, ब्राह्मण था, नीलकंठ, एक नीलकंठ थे, और ये एक अत्रेय जी थे, लेकिन उदारवादी ब्राह्मण थे। ये उदारवादी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण समाज माने जाते हैं। इनका मैंने इतिहास मैंने पढ़ा है। तो जब मैं पढ़ूंगा नहीं, जैसे मैं बताया कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब जला रहे थे, जलाने में 3 लोग, पहला अगुवाई अत्रेय जी और नीलकंठ ने किया, परम पूज्य बाबा साहब ने इसको सहयोग किया, सब लोग सहयोग किया। तो इसके मतलब है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मनुस्मृति जलाने का सहयोग 2 ब्राह्मण किया। इसलिए ब्राह्मण किया क्योंकि ब्राह्मण उदारवादी था, विज्ञानवादी था, पढ़ा लिखा था। हम इसको भी सम्मान करते हैं, हमने सम्मान किया, करना भी चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि ब्राह्मण भाई भी हमारा परम पूज्य बाबा साहब की विद्वता को मानता था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता ना मानते तो ये भी बता दें रत्ना जी, ये सारस्वत ब्राह्मण थे, जो इनके धर्मों बताएगा, उच्च कोटि सारस्वत ब्राह्मण थे जी। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान के दिशा को प्राप्त करके बाबा साहब के साथ साथ इनका भी नाम चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति न जलाते, दोनों नाम ना होता तो इनको कोई जानता भी नहीं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। अब क्वेश्चन होता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अवसर मिला भारतीय संविधान को लिखने के लिए। देश की अजीब चीज़ें हैं कि भारतीय संविधान विज्ञान पर टिका हुआ है और मनुस्मृति अज्ञान पर टिका हुआ है। तो भारतीय संविधान विज्ञान पर टिका हुआ, मनुस्मृति अज्ञान पर टिका हुआ। मनुस्मृति के माध्यम से तो हमारी महिलाओं को, हमारे समाज को नीचा दिखाया गया, शिक्षा का अधिकार से वंचित किया गया था, चलने फिरने वंचित किया गया, तो बहुत कठिनाइयाँ थी। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होगा आपको? सर, मैं तो वहाँ उस क्रांति भूमि, उसको ऐतिहासिक जो हमारी भूमि है जहाँ पर मनुस्मृति जलाए, उसको क्रांति भूमि बोलते हैं। और मैं वहाँ विजिट करके आया, और एक खान साहब थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने वो 15-20 बीघे के करीब जमीन है जहाँ पर वो सभा की गई। 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे गया, चैत भूमि में। जी 6 दिसंबर में गया था। सर, तो फिर उस मनुस्मृति में कोई क्या पढ़ा आपने सर? मनुस्मृति में आप पढ़ेंगे, हाँ, तो केवल वो दर्शकों को एक चीज आप पढ़ लीजिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर देश के विद्वान थे। 6 विद्वानों की लिस्ट में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अग्रणी नाम था। तो परम पूज्य, सबसे बड़ा क्वेश्चन रत्ना साहब ये होता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो मनुस्मृति जलाए, तो क्यों जलाया था? कारण ये है, तो क्यों जलाए थे, इस क्वेश्चन को जब तक आप, अब सारे लोगों में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज्ञान विज्ञान की बात करते हो, मनुस्मृति परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जलाया तो इसका कारण होगा सत्य। और फिर मनुस्मृति को जलाने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान लिखने का जो मौका मिला, तो इसके मतलब कि जो मौका मिला भारतीय संविधान लिखने वालों को, तो भारतीय संविधान को जो लोकसभा, ये भारतीय विधान बनाने की जो सभा बनी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर समिति के चेयरमैन थे, 7 मेंबर थे, सैकड़ों सदस्य थे। तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सदस्य थे, जो 7 मेंबर ने बनाया। इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जो इस सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर विश्वास किया। हाँ। कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ही पूरा देश के पहला विद्वान है जो भारतीय संविधान लिख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान लिखने के लिए बहुत लोगों को विद्वान ढूंढा गया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बराबर कोई भी विद्वान नहीं मिला। तो परम पूज्य बाबा साहब का मौका मिला। जिस तरह से अमित शाह ने उसके बाद जो अटैक किया कांग्रेस के ऊपर, इसका मतलब कि कांग्रेस ने इतना नुकसान तो नहीं किया बाबा साहब की बातों का, नहीं तो फिर वो जब उनको प्रारूप अध्यक्ष बनाया गया संविधान समिति का, और जो बाकी के 7 एक्टिव मेंबर थे, उनमें से सबके सब तो भाग खड़े हुए थे।
उनका पूरा हिस्ट्री है, पूरा फिल्म में भी दिखाया है, कोई बीमार था, कोई विदेश में रह गया, कोई घर के काम, ये पूरा उनके हिस्ट्री है। इतना एक कड़ा शब्द है, कोई बीमार हो गए थे, कोई सियासत काम में फंसे हुए थे, तमाम थे कि कड़ा शब्द आपने बोल दिया, मतलब तो भाग नहीं गए थे, बीमार थे और बहाना ही है। सियासत मैं तो उसी रूप में देख रहा हूँ, सियासत में फंसे थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पर ये जो 7 विद्वानों में 7 सदस्यों में बाद में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बहुत मेहनत किया, बहुत ज्ञानवर्धक है और हम लोग विश्वास करते हैं, इन लोगों को बाबा साहब को सम्मान भी दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस उस टाइम मेजोरिटी में थी, मौका नहीं देती, तो जो बाबा साहब आज कर गए हमारे लिए, शायद वो हमें मिलता ही नहीं। तो कांग्रेस की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार की थी कि जरूर है लोगों अपनी अपनी बातें, लेकिन मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि सरकार के द्वारा जो मौका मिला, या सरकार द्वारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री का जो इनको मौका मिला, तो इनको भी धन्यवाद है जिन्होंने विश्वास किया, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाना जरूरी था, ये तो जरूरी हो गया था। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को चेयरमैन, समिति का चेयरमैन बनाना भी जरूरी था। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान जब पिछली सरकार करती है, सारी सरकार ने किया, भाई देश आज़ाद हुए 75 साल हुआ, तो क्या कभी कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री कोई अपमान किया तक? तो पहले ऐसे व्यक्त हुए अमित शाह जी, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। तो बहुत ही जबकि अमृतकाल बताते हैं, ये अमृतकाल चल रहा है, वो तो पता नहीं कहाँ से सब ढूंढ के लाते हैं लोग, कहते साहब अमृतकाल चल रहा है। तो अमृतकाल मतलब यही है इनका, सर तो कहते हैं अमृतकाल नहीं है, विषकाल है इनका। अमृतकाल जो है वो पूरे देश की बर्बादी का रास्ता है। आप देख रहे हैं अभी हरिद्वार के इलाहाबाद के कुंभ के लिए कितना 1000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, जहां पर कि उससे शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है, देश को और तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा सकता है। तो इनके अमृतकाल जो है वो सारे टिक करके वहीं आ जाते हैं। मैं तो बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, उनकी FIR नहीं होती है। मैं तो उदारवादी बात कर रहा हूँ कि ये भी करें, हमको कोई दिक्कत नहीं, करें, लेकिन जितना प्रयागराज में प्रतिवर्ष दिया जाता है, थोड़ा से बढ़ कर एक यूनिवर्सिटी हर कुंभ मेला बनाते रहे देश में, एक यूनिवर्सिटी। भाई कुंभ मेला में आप पैसा दीजिए, उसका नाम ही रख दो कुंभ मेला यूनिवर्सिटी, हमें तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे तो सही। क्योंकि ये धन जो है हमारा भी इसमें लगा, चाहे 10 रुपया लगा हो, चाहे 20 रुपया, हमको इनकम टैक्स देते हैं तो बनाए। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रयागराज में आप करिए, हमारा कोई विरोध नहीं, अच्छी बात, लेकिन एक यूनिवर्सिटी हर जब कुंभ मेले में एक यूनिवर्सिटी बनाते रहे पूरे देश में, तो आपका भी इसमें नाम होगा जी। सर इसलिए मैं आज दिल्ली एक मीटिंग में आया था, मैं अम्बेडकर महासभा मीटिंग में आया था, तो मैं सोचा कि आपके एक चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को मौका मिलेगा, तो आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप हमारे चैनल को बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम इस तरह के जो हमारे पुराने जो योद्धा हैं जिन्होंने समाज को एक कुर्बानी दी है, वो चाहते तो आज भी मिनिस्टर रह सकते थे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, और हो सके तो, क्योंकि एक स्टूडियो है बहुत बड़ा, मेरा लाइट का बिजली का बिल ही हमारा लगभग 10,000 के करीब आता है, और कहीं से इसमें कोई बड़ा सहयोग नहीं मिलता। हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी जितना हो पाए वो करें, ताकि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल राजनेताओं को जो हमारे समाज के प्रति ईमानदार हैं उनको आप तक लाते रहें, और उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को आप तक पहुंचाते रहें। और ख़ास तौर से अगर किसी के साथ एट्रोसिटी हो, वंचित समाज के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए हैं, हमें ज़रूर बताएं, और हम उसमें तुरंत कोशिश करते हैं कि वहाँ के पुलिस अधिकारियों या प्रशासन से बात करके उसमें अकॉर्डिंग टू संविधानों की धारा के हिसाब से उसमें कार्रवाई हो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत।